आदाब नाजरीन, आपका इस प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मकदम है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है जम्मू कश्मीर NPS एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के वाइस चेयरमैन गुलजार अहमद चौपान साहब को, क्योंकि बहुत सारे मुलाजमीन को अभी NPS के बारे में जानकारी नहीं है। उनके जहन में बहुत सारे खदशात है। उन खदशात का इजाला करने के लिए हमने आज दावत दी है गुलजार अहमद चौपान साहब को। हम आज के इस प्रोग्राम में उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे जिनके हम जवाबात हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि सुनने वाले, देखने वाले नाजरीन, सामीन को ये पता चले कि NPS असल में है क्या, इस पॉलिसी के क्या नुकसानात है, क्यों एम्प्लॉइज चाहते हैं कि OPS वापस रेस्टोर हो जाए। तो गुलजार साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत खैर मकदम है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे NPS के हवाले से आज मदद किया था। मैं गुलजार अहमद चौपान, वाइस चेयरमैन NPS एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट JTUT, आप मोहतरम को बाखबर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने एक सवाल किया कि बहुत से NPS एम्प्लॉइज हैं जिनको सवालात हैं NPS पॉलिसी के मुतालिक, मैं आपको ये बाखबर करना चाहता हूँ कि 2010 से पहले रियासत जम्मू व कश्मीर में भी ओल्ड पेंशन एम्प्लॉइज के लिए लागू थी, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि 1 जनवरी 2010 में यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई हैं, जो कि मुलाजमीन के लिए एक नुकसानदेह पॉलिसी है। आप सब जानते हैं कि एक बाप को अपने बेटा जो होता है वो एक सहारा होता है, ताकि उस बाप को अपने बेटे पे ये नज़र होती है कि बेटा बड़ा होके मुझे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। इसी तरह OPS पॉलिसी जो थी वो एम्प्लॉइज को एक सहारा था जो हमसे छीन लिया गया है। तो NPS एम्प्लॉइज इस बात से बाखबर नहीं थे कि ये पॉलिसी नुकसानदेह बहुत हैं। तो हमने जम्मू कश्मीर में NPS एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट वजूद में लाया। वो इसलिए लाया है कि NPS पॉलिसी यहाँ रिवोक हो और यहाँ पे फिर से OPS बहाल किया जाए। बड़े ही मुख्तसर अंदाज में हम आपसे जानना चाहेंगे वाइस चेयरमैन साहब, इस NPS और OPS में मुख्तसर तौर पे, मोटे मोटे तौर पे अगर आप चंद एक के बीच में फर्क क्या है, चंद एक नुकात पे आप अगर थोड़ा सा इनमें खुलासा करें तो वो हमारे देखने वालों के लिए बहुत ही खुशाइंद बात होगी। जी सर, मैं आपको इस बात से बाखबर करता हूं कि बहुत से एम्प्लॉइज पूरी इंडिया में, अगर हम 28 स्टेट की बात करें, कि कल ही शिमला में एक उस्ताद रिटायर होता है तो उसकी जो सैलरी थी वो 70,000 थी, मगर रिटायरमेंट के बाद उसको क्या मिलता है? 500 रुपया मिलता है। ये एम्प्लॉय अपनी जवानी 40 साल या 30 साल गवर्नमेंट को देता है, डिपार्टमेंट को देता है, तो ये 40 साल देने के बावजूद फिर 70,000 सैलरी रहने वाले इस उस्ताद को 500 रुपया मंथली मिलते हैं, तो वो फिर मजदूरी करने के काबिल भी नहीं है। अब आपने फर्क की बात बताई। फर्क तो ये है कि 2009 में जो ओल्ड पेंशन एम्प्लॉइज के लिए लागू किया गया था, तो रिटायरमेंट के बाद उनको पूरे सैलरी का आधा हिस्सा दिया जाता था। मतलब अगर किसी एम्प्लॉइज को 1 लाख रुपया तनख्वाह था तो रिटायरमेंट के बाद उसको 50,000 रुपया मिलती थी। लेकिन NPS एम्प्लॉइज और OPS एम्प्लॉइज में यही फर्क है कि NPS एम्प्लॉइज अगर 80,000 भी सैलरी लेता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसको खाली 500 और 600 रुपया मिलते हैं। आप खुद अंदाजा कीजिए, इस महंगाई के दौर में अगर हम देखेंगे तो एक एम्प्लॉय को दिन में कम से कम 2,000 से 3,000 रुपया खर्चा आते हैं, लेकिन 500 रुपया जब एक एम्प्लॉय को मिलेंगे सैलरी महीने को, तो वो कैसे अपनी अयाल की कफालत कर सकता है?
تو یہاں پہ ہم گلزار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ جو امپلائی ہوتا ہے اس این پی ایس اسکیم کے تحت وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے 10%، جبکہ گورنمنٹ اس کو دیتی ہے 14%. تو یہ تو بہت بڑا اماؤنٹ بننا چاہیے. ایک امپلائی کو تو اچھا خاصا پینشن رہنا چاہیے اپنے عہدے سے سبکدوشی کے بعد. ایسا کیوں ہے کہ ان کو 500 یا بہت قلیل آمدنی ملتی ہے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد؟ جی محترم، میں آپ کو بالکل اس بات سے بھی باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ جو این پی ایس پیسہ ہے، این پی ایس امپلائیز کا جو اماؤنٹ ہے وہ شیئر مارکیٹ میں جاتا ہے. شیئر مارکیٹ میں اگر وہاں پہ اگر شیئر مارکیٹ میں گراوٹ آئے گی، اگر میں بتاؤں گا آپ کو، اگر مجھے 1,00,000 روپیہ میں نے شیئر مارکیٹ میں ڈالا ہے، اگر شیئر مارکیٹ میں گراوٹ آئے گی تو مجھے ایک دن میں، ایک مہینے میں 50,000 بھی کم ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ سے ہمیں فائدہ ملے گا، کیونکہ کسی دن وہاں پہ بہت ہی گراوٹ آئے گی، 10,000 جائیں گے کم کسی امپلائی کو. اگر کسی امپلائی کو 20,000 ہیں، 10,000 گھٹ جائیں گے دن میں، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر بہتر ہے وہ ہے اولڈ پینشن اسکیم، نہ کہ این پی ایس. اگر این پی ایس پالیسی صحیح ہوتی تو پورے ہندوستان کے جو ایم پی صاحبان ہیں، ایم ایل اے صاحبان ہیں، انہوں نے اپنے اوپر اس پالیسی کو لاگو کیوں نہیں کیا ہے؟ اگر 5 سال کوئی ایم پی دیتا ہے یا ایم ایل اے دیتا ہے تو ان کو او پی ایس ملتا ہے، ان کو ہر ایک فیسلٹیز ہیں، لیکن امپلائی اپنی پوری جوانی ڈپارٹمنٹ میں قربان کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے اولڈ پینشن سے باہر رکھا گیا ہے. لہذا ہم نے یہ درد رکھتے ہیں پورے ہندوستان کے امپلائیز کی. جہاں بات کریں گے 33 لاکھ امپلائیز پورے ہندوستان میں این پی ایس کے تحت آتے ہیں، تو ہم نے یہ درد محسوس کی کہ کسی بھی امپلائیز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس کی نظر بڑھاپے میں اولڈ پینشن پہ ہوتی ہیں، یعنی پینشن پہ ہوتی ہیں، جو ہمارا ایک سہارا تھا جو ہم سے چھین لیا گیا ہے. تو ہم نے اسی لیے یہ قدم اٹھایا کہ ہم پورے ہندوستان کی حکومت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ این پی ایس پالیسی جو ہے یہ ایک نقصان دہ پالیسی ہے. امپلائی حضرات اس سے خوش نہیں ہیں، لہذا اس کو ریویو کر کے پھر سے پورے ہندوستان میں اولڈ پینشن لاگو کیا جائے. فی الواقع آپ نے بہت اچھی بات بولی کہ جو ہمارے ایم پی صاحبان ہیں، ایم ایل اے صاحبان ہیں، ان پہ اس این پی ایس پالیسی کا ادراک نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا پینشن لیتے ہیں او پی ایس کے تحت. کیا کوئی ریاست ہے پورے ہندوستان میں جہاں پہ اس این پی ایس کا نفاذ نہیں ہوا ہے ابھی؟ ہاں بالکل. اگر ہم 28 اسٹیٹ کی بات کریں گے پورے ہندوستان میں، وہاں پہ آپ دیکھیے ویسٹ بنگال جو ہے وہاں پہ او پی ایس کا ہے. اگر ہم دہلی کی بات کریں گے، وہاں کا جو سی ایم ہے اس نے بھی ایگری کیا ہے، اس نے آلریڈی مرکزی سرکار کو لکھا ہے کہ یہاں پہ او پی ایس لاگو ہونا چاہیے. دہلی کی بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم اتراکھنڈ پہنچتے ہیں. اتراکھنڈ کی جو وہاں پہ چیف منسٹر ہیں اس نے بھی آج میٹنگ وہاں پہ مدعو کی. ہم ہریانہ کی بات کریں گے، ہم چھتیس گڑھ کی بات کریں گے، ہم پنجاب کی بات کریں گے، ہم راجستھان کی بات کریں گے. پورے ہندوستان کی اسٹیٹوں میں تمام امپلائیز اس کے وروਧ میں ہیں کہ این پی ایس پالیسی ریووک ہونی چاہیے. اب بات کرتے ہیں ہم جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے حوالے سے. یہاں پہ کوئی اقدامات لیے ہیں ابھی تک سرکار نے اس پالیسی کو ریوو کرنے کے لیے؟ کیا آپ کے نمائندے کبھی اعلیٰ عہدیداروں جیسے چیف منسٹر ہو، جو پہلے ریاست تھی چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، یا ان کے بعد لیفٹنٹ گورنر صاحب سے کبھی آپ کی ملاقات ہوگی یا آپ کی ایسوسیشن کے کوئی فرد ان سے ملا؟ جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے جو چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب تھے تو اسی کے دور میں یہاں پہ این پی ایس پالیسی امپلیمنٹ کی گئی ہیں. لیکن اگر آپ بتائیں گے 2010 کے بعد آج آپ نے سوال کیوں اٹھایا، مدعا کیوں چھیڑا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ آج ہندوستان کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اس نے بڑے بڑے فیصلے لیے ہیں، تو ریاست کے امپلائیز کے توقعات ہیں پرائم منسٹر صاحب پہ. اگر ہم یو ٹی کی بات آپ نے کی، جو لیفٹنٹ گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم اسے بڑے احترام سے استدعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں. وہ ایک سمجھدار گورنر صاحب ہیں، وہ ہماری درد سمجھ سکتے ہیں، امپلائیز کی درد وہ سمجھ سکتے ہیں. میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، استدعا کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی کر کے وہ مرکز کو لکھیں
कि जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज की डिमांड भी यही है कि यहां पे भी ओपीएस लागू होना चाहिए। जी हाँ, हम कोविड की वजह से आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कोविड की वजह से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से नहीं मिल सके, लेकिन हमने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत ही मीटिंग्स की हैं। जैसा कि 21 मार्च 2021 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रताप पार्क में, तो हमने ये मन बना लिया है, प्रोग्राम बना लिया है, हम गवर्नर साहब से मिलेंगे इंशाल्लाह और उसको हम मेमोरेंडम पेश करने जा रहे हैं। तो गुलजार साहब, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आज कमोबेश एक दहाई गुजर गई है, 11 साल हो गए इस पॉलिसी को लागू किए हुए। आपको कैसे आया ये ख्याल कि एक एनपीएस जो ये है गवर्नमेंट ने एक स्कीम एक लाई है एम्प्लॉयज के लिए, इसको रिवोक करने के लिए जोर लगाया जाए? जी, मेरे साथ एक एम्प्लॉय था अब्दुलरशीद रैना साहब, जिसने 28 साल डिपार्टमेंट में दिए थी एज ए CPW। उसको 25 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे। तो 28 साल के बाद वो परमानेंट होता है, फिर 6 साल उसने डिपार्टमेंट में दिए। रिटायरमेंट के बाद उसको 526 रुपये मंथली मिलते हैं। 8 अफराद पे मुश्तमिल ये घर इस वक्त फाका कशी के शिकार हैं, इन्हें दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए कि अगर हम देखेंगे पूरे 32 साल अब्दुलरशीद रैना साहब ने दिए थे डिपार्टमेंट को, लेकिन इस वक्त वो मजदूरी करने के काबिल भी नहीं है। तो 2019 की बात है, 19 जुलाई जब ये रिटायर हुआ, जब मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स देखी कि 32 साल के बाद इसको क्या मिलता है, 500 रुपया मिलता है। जिस एम्प्लॉय ने दिन रात डिपार्टमेंट के लिए काम किया था कि कल मुझे पेंशन मिलेंगे, मैं अच्छी तरीके से अपनी आयात की कफालत कर सकूं। तो जब मैंने इसका ये रिकॉर्ड देखा तो मेरे जहन में ये आया कि क्यों ना मैं इंसानियत की खातिर, एनपीएस एम्प्लॉयज की खातिर मैं वो काम करूं जो तवारीख में एक रिकॉर्ड रहे। तो जब आप ये जागरूकता कार्यक्रम स्टार्ट किए हुए हैं, लोगों को एक गहरी नींद से जगाने का प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है, कैसा रेस्पॉन्स रहता है एम्प्लॉयज का? जब आप उनसे मिलते हैं तो उनको इस एनपीएस के बारे में पता होता है? नहीं जी, कि अगर हम देखेंगे सब एम्प्लॉयज इस बात से बाखबर नहीं थे कि एनपीएस पॉलिसी है क्या। जब मैंने साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग अशोक कैप्टेरिया में मीटिंग बुलाई, उस वक्त 10 एम्प्लॉयज ने शिरकत की थी। जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप एनपीएस पॉलिसी के मुतालिक जानते हैं, तो उनके ज़बान पे मैंने यही अल्फाज देखे कि एनपीएस पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी है। लेकिन जब मैंने उनको अच्छे तरीके से बाखबर किया कि एनपीएस और ओपीएस में बहुत ही फ़र्क है, जैसा कि अगर ओपीएस वाले एम्प्लॉयज़ को डिपॉजिट होंगे 6 लाख से 7 लाख, अगर उसको पैसे निकालने होंगे मकान बनाने के लिए, बच्चे को पढ़ाई के लिए, तो उसको 6 लाख में से कम 5 लाख तो दे देंगे। लेकिन अगर एनपीएस एम्प्लॉयज़ को 6 लाख डिपॉजिट होगा तो उसको 1 लाख का 25% ही मिलेगा, यानी जो अपने पैसे हैं उसका 25% मिलेगा। तो 6 लाख में से उसको 60,000 मिलेंगे। ये तो बहुत सारी फ़र्क है, आप खुद अंदाज़ा लगाए। यहाँ हम नंबर 1 देखेंगे एनपीएस एम्प्लॉयज़ के लिए। एनपीएस एम्प्लॉयज़ को तब पैसे मिलेंगे जब इसके घर में ऊपर वाली फजल करे हम पे, जब इसके घर में कोई कैंसर पेशेंट होगा तभी निकाल सकता है। नंबर 2, अगर इसको घर तामीर करना होगा, मकान तामीर करना होगा, तो बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इसको एक क्लास ठेकेदार से सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है, फिर इसको पैसे मिलते हैं। आप देखिए। अच्छा, जो आप अभी ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एम्प्लॉयज का, तो कितने लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ आजकल? हाँ बिल्कुल, अगर हम देखेंगे एम्प्लॉयज जुड़ने की, आज तो पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं 1 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करेंगे हम पूरी एनपीएस एम्प्लॉयज़ की जो एफिलेशन है दिल्ली के साथ हैं, एनएमओपीएस के साथ, तो पूरी आज हम देखेंगे 1 लाख से ऊपर तजावज़ कर गए हैं जम्मू कश्मीर में, वो जुड़ चुके हैं। जो उधर जो एम्प्लॉयज़ हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, पूरी हम देखेंगे 27 डिपार्टमेंट इसमें आ रहे हैं।
27 के 27 सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा, क्या आपने कोई टारगेट सेट किया हुआ है कि कब तक ये एनपीएस वापस रिवोक होके ओपीएस आना चाहिए, या आप किसी अगर इसमें अमेंडमेंट भी करेंगे, तरमीम करेंगे, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि जो एनपीएस एम्प्लॉय वो अपने डिपॉजिट किए हुए अमाउंट का 25% निकाल सकता है, तो अगर इसमें गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, इस अमाउंट को बढ़ाती है कुछ परसेंट, क्या आप उससे मुतमईन होंगे कि नहीं, आप कंप्लीट रिवोकेशन चाहते हैं? नहीं, हम उससे मुतमईन नहीं हैं, लिहाजा हम यही गुजारिश करेंगे कि हम एक ही चीज़ पे मुतमईन हैं, वो ओल्ड पेंशन ओपीएस सामने, न कि अगर वो इजाफा करेंगे, अगर 50% भी करेंगे, हम उस बात पे मुतमईन नहीं हैं, हमें खाली ओपीएस चाहिए। इस ज़िमन में आप जो बाकी रियासतें हैं जो हिंदुस्तान की, तो आप उनके साथ कैसे राब्ते में रहते हैं? कब आपकी मीटिंग होती है? कितना कोऑर्डिनेशन है आपस में आप लोगों का? जी हाँ, आप देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में 2019 से कोविड की वजह से हम एक दूसरे से मिल ना सकें, लेकिन हम जूम मीटिंग में पूरे हफ्ते में हम जूम मीटिंग करते हैं। एक हफ्ते में हम दिल्ली से करेंगे, फिर हम राजस्थान से करेंगे, फिर हम छत्तीसगढ़ से करेंगे, इसी तरीके से हम बिल्कुल मीटिंग करते रहते हैं। तो आने वाले समय में कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि श्रीनगर में बहुत बड़ा कन्वेंशन होने वाला है, जहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है दिल्ली की, मंजीत पटेल साहब आ रहे हैं वहाँ। तो उन्होंने ऑलरेडी मेमोरेंडम फाइनेंस मिनिस्टर को पेश किया है। तो हम ये तवक्का रखेंगे कि बरसिल इक़्तिदार जो गवर्नमेंट है, हमें उन पे भरोसा है, ये विश्वास है कि वो ये एनपीएस पॉलिसी रिवोक करके पूरे हिंदुस्तान में फिर ओपीएस बहाल करेंगे। क्या आप जो अभी गवर्नमेंट है मरकज में, क्या आप उनको कोई डेडलाइन दे रहे हैं कि कब तक ये रिवोक होना चाहिए? क्या आप इस सिलसिले में दिल्ली में कोई कन्वेंशन करने वाले हैं हाल फिलहाल में? जी हाँ, हम डेडलाइन देने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे, हम इस गवर्नमेंट के टांगे और बाजू हैं। आप देखते हैं, हमारी गुजारिश रहेगी, इस्तेदा रहेंगी कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी बात समझने वाले हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे फैसले लिए हैं। तो हमारी उम्मीद रहेगी कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की दर्द को समझेगी और इस पर गौर करेंगी। दिल्ली की बात रही, जहाँ दिल्ली की बात रही, आपने कहा कि दिल्ली में कोई कन्वेंशन होने वाला है। आज ही पूरे हम देखेंगे, दिल्ली में आज भी कन्वेंशन था, हरियाणा में था, राजस्थान में था, हिमाचल प्रदेश में था। तो आने वाले टाइम में भी फिर वहाँ पे हम प्रोग्राम सेट करेंगे, होगा, ज़रूरी होगा। शुक्रिया गुलजार साहब आपकी इस जानकारी के लिए। आपने बहुत सारे हमारे सवालात का खूबसूरत बखूबी जवाब दे दिया। उम्मीद है कि जो भी हमारे देखने वाले हैं उनके सारे खदशा दूर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई खर्चा रहा होगा तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे, जो भी उनके सवालात होंगे। तो हम आपको अपनी तरफ से दुआएं देते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाए, और जो इक़्तिदार पे अभी हुक्मरान है वो आपके जेन्युइन डिमांड्स को समझे और इनको जल्द अज जल्द रिड्रेस करे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स।